नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी छठी क्लास की जो एनसीईआरटी है, इतिहास की जो पुस्तक है उसकी पाठ चल रही है। तो इसी श्रृंखला में जो 5वां अध्याय है वह है राजा राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। हालांकि इससे जो पिछली पाठ हुई थी उसमें हमने देखा था कि आरंभिक नगर के बारे में देखा था। उसके बाद हमने किताब और कब्र के बारे में पढ़ा, महापाषाण युग के बारे में पढ़ा, वेदों के बारे में जाना। ठीक है, इन सब विषयों में हम लोगों ने ज्ञात कर ली जानकारी। आज का जो हमारा पाठ है ये बताएगा कि राज्य यानी कि उस टाइम में प्राचीन काल में राज्य कैसा होता था, और राजा और एक प्राचीन गणराज्य गणराज्य वहां पे कैसा था, लोकतंत्र था या राज्य तंत्र था, क्या था वहां पे। ठीक है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा कि वेदों की रचना कितने साल पहले हुई, लगभग 3500 साल पहले हुई। महापाषाणों का निर्माण कब शुरू हुआ, तो 3000 साल पहले हुआ। इनाम गांव में जो कृषक का निवास जो था, इनाम गांव की जो लोग रहते थे, वो कब था, उसका टाइम पीरियड तो 3600 से 2700 साल तक उसका था। उसके बाद देखा कि लगभग चरक संहिता थी, उसका जो रचना हुआ था लगभग 2000 साल पहले हुआ था। तो इन सब बारे में हमने देख लिया था। आज का जो पाठ है ये है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या है कि एक कोई बालक है, उसके नाना नाना जी जो है चुनाव के लिए वोट देने के लिए जा रहे थे। तो उसके मन में एक ख्याल आया कि लोग वोट डालने क्यों जाते हैं, यानी कि शासकों का चुनाव क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है, शासकों का चुनाव करके हमें क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसी बारे में हम लोग आज शासक के बारे में जानेंगे कि कुछ लोग कैसे शासक बने, यानी कि प्राचीन काल में ये शासक की जो प्रथा है, शासन प्रणाली जो है, ये कैसे प्रारंभ हुई और कहाँ से प्रारंभ हुई। तो बता रहे हैं कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हमने अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को का आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। आज से लगभग 3000 साल पहले जो लोग राजा बनते थे वो कैसे बनते थे, यानी कि वो एक बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान का आयोजन करते थे और राजा बन जाते थे। उस टाइम की यही प्रथा थी। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। वह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। अब यज्ञ में जो राजा वहाँ पे जो घोड़े को जाने देते थे, वह जो राजा राज्य करने वाला था, जो राजा बनने वाला था, उसके लिए जो छोटे छोटे राजा थे वो उपहार लाया करते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की जो है विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब देखिए, अश्वमेध यज्ञ जो होता था, इसमें क्या होता था कि एक अश्व को विचरण के लिए, स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि कोई राजा अपने नगरी में, यदि किसी राज्य में वो यदि वह अश्व जाता है और उस राज्य का राजा यदि उसको पकड़ने का प्रयास करता है, तो जो राजा उस अश्व को छोड़ा है उससे उसको युद्ध करना पड़ता था। यदि वह हार गया तो उसका राज्य ये राजा हड़प लेता था। यानी कि ये घोड़ा जो है, जिस जिस राज्य से गुजरेगा वो सारा राज्य इस राजा का होते जाएगा। यदि कोई राजा उससे युद्ध करना चाहेगा तो युद्ध करेगा,
युद्ध में यदि विजय हुआ तो फिर उसका राज्य हो जाएगा, यदि पराजय हुआ तो फिर जो राजा अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया है उसका राज्य हो जाएगा। ऐसा जो है उस टाइम में राजा बनने की प्रथा थी, यानी कि इससे माना जाता था कि उस समय के जो राजा होते थे बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते थे। ठीक है, और जो राजा अपने राज्यों से होके जाने देते थे, उन राजाओं का काम था कि वो यज्ञ में आते और राजा के लिए बढ़िया बढ़िया उपहार लाया करते थे। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाने के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। वर्ण, उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों को काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। अब देखिए, पहले के टाइम में क्या था, उस समय में जब राज्य राजा की बात होती थी, हालांकि ये ऐसा उस समय में नहीं था वैदिक काल में, ये इस समय की बात हो रही है जब राजा और राज्य की जब बात हुई, यानी कि जब राजा प्रथा प्रारंभ हुई, तो उस समय में ऐसा हो गया था कि वर्गों को विभाजित कर दिया गया था कि ब्राह्मण जो है यज्ञ अनुष्ठान करवाएगा, जो क्षत्रिय है वो राज्य को देखभाल करेगा, युद्ध लड़ेगा, जो वैश्य है वो व्यापारी करेगा, पशुपालन करेगा, ठीक है, खेती करेगा, और जो शूद्र है वो इन तीनों का सेवा करेगा। अब जनपद की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए यहाँ पे एक चित्रित धूसर पात्र है, ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, चित्रित धूसर पात्र, इसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया है। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। अब देखिए ये जो पात्र है ना, इस पात्र का प्रयोग खास प्रयोजन, यानी कि जब कोई खास प्रयोजन होता होगा उसी समय इस पात्र का प्रयोग किया जाता होगा, यानी कि कोई खास प्रयोजन पर इस पात्र का प्रयोग करके भोजन परोसने के लिए काम में आता था। अब देखिए जनपद, महायज्ञ को कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियां में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो चित्रित धूसर पात्र है ये प्राचीन काल का है, यानी कि जब राजा और राज्य का, यानी कि जब जनपद का राजा बनने लगा, यानी कि राजा अब जन का ना होकर जनपद का, जब बड़े बड़े जनपद का राजा होने लगा, जैसे हस्तिनापुर हो गया, एटा का अतरंजी खेरा हो गया, तो उस समय में क्या होता था कि राज्य बहुत बड़ा होता था। तो जो विशिष्ट लोग आते थे, यानी कि जो बड़े बड़े राजा आते थे, तो उनके लिए विशिष्ट अवसरों पर इन पात्रों में खाना परोसा जाता था। ठीक है, ये महाजनपद की बात है। अब महाजनपद के बारे में देखिए, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अब देखिए ये जो है यहाँ पे जनपद, मगध हो गया, कौसंबी हो गया, उज्जैन हो गया, हस्तिनापुर हो गया, वैशाली हो गया, ये सब यहाँ पे उस समय में महाजनपद के रूप में गिने जाने लगे थे। ठीक है ना, ये देखिए वैशाली, मगध, कौसंबी, उज्जैन, हस्तिनापुर, ठीक है, गांधार, ये सब जो है उस समय में महाजनपद बन गया था। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी की चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी।
देख रहे हैं, ये जो जब राज्य बन जाता था तो उसके चारों ओर जो है ये बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करते थे, जिससे वो अपनी शक्ति समृद्धि, ठीक है, इसको दर्शाते थे कि हम इतने शक्तिशाली हैं, हमारे पास इतनी संपत्ति है। ये इसके जरिए ये दर्शाते थे राजा लोग। अब देखिए कौशाम्बी किले की जो दीवार है उसको यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। देख रहे हैं कितना बड़ा दीवार है, कैसे लोग इस पे चढ़ के इसको निर्माण किए होंगे, सोचिए। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। आहत सिक्का क्या होता है कि उसको आहत यानी कि चोट देकर, ठीक है, चोट यानी कि उसको पीट कर बनाया जाता था, उसे आहत सिक्का कहते थे। ठीक है, अब जो है राजा जो है सेनाओं को अस्थायी रूप में रखने लगा था, राजा अस्थायी होने लगा था, ठीक है, और सेना को जो है नियमित वेतन भी मिलता था। अब देखिए कर की प्रथा, जब राजा बन गया तो अब कर तो स्वाभाविक बात है, कर तो होगा ही। पहले क्या था कि पहले राजा उतना रहता नहीं था, नियंत्रित जो है अस्थाई राजा नहीं होता था, सामान्य जो कुशल है उसको बनाया जाता था, फिर कुछ दिनों के बाद उसको चेंज कर दिया जाता था, इसलिए कर जो व्यवस्था है वो नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या है कि अब राजा जो है अस्थाई हो गया, सेना जो है वो अस्थाई होगी, इसलिए कर तो वसूलना जरूरी है। तो कर के बारे में यहाँ पे कुछ दिया है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से वह कर वसूलने भी लगे थे। अब जो राजा थे वो केवल अब जो लोग लाते थे उपहार उसी पे अपना पूर्ण रूप से उसी पे नियंत्रित नहीं होते थे। अब वो धीरे धीरे कर भी प्रजाओं से वसूलने लगे थे। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ करों के नाम दे रहे हैं। फसलों पर लगाए गए कर, फसल पर कर लगाते थे। कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, कारीगर पे कर लगाते थे। यदि तुम कोई कारीगर करते हो, चित्रकारी करते हो, तो मुझे भी कुछ धन देना होगा। पशुपालकों, जानवरों या उनकी उत्पादक के रूप में एक देना पड़ता था। पशुपालकों पर लगाया जाता था कर, जानवरों पर यानी कि वो जो जानवर रखते हैं उससे जो इनकम होती है उसको कुछ राजा को हिस्सा देना पड़ता होगा। व्यापारियों के सामान पर कर देना पड़ता था। यदि कोई व्यापारी आय व्यय करता है, कुछ खरीदता बेचता है, तो उसको कर देना पड़ता होगा राजा को। आखेटक यानी कि जो शिकारी होते थे जंगल में, या फिर जो संग्राहक होते थे, वो जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जंगल में यदि कोई विशिष्ट पदार्थ मिला, कीमती मिला, तो राजाओं को देनी पड़ती थी। अब कृषि में परिवर्तन, अब देखिए कृषि में परिवर्तन क्या, ये 5 प्रकार के कर यहाँ पे लेते थे, 5 है ना। फसलों पर कर लेते थे, कारीगरों के ऊपर कर लेते थे, पशुपालकों पर लेते थे, व्यापारियों पर और आखेटकों पर। ये पूछ देगा। शिल्पकारों पर राजा कर लेते थे, शिल्पकार वही हो गया जो शिल्पकार नहीं कारीगर पे कर लेते थे। ठीक है। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। अब पहले के टाइम में क्या होता था, कृषि में परिवर्तन ये आया कि अब जो पहले लोग लकड़ी का फाल का इस्तेमाल करते थे, अब लोहे का फाल का इस्तेमाल करने लगे। पहले जो लोग धान को छींट कर उपजाते थे, यानी कि ऐसे छींट देते थे, अब लोग उसको रोपण करके उपजाने लगे। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है, कृषि में परिवर्तन आया, जिससे क्या हुआ कि उपज में बढ़ोतरी हुई। अब सूक्ष्म निरीक्षण मगध का यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 45 में मगध को ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। अब देखिए मगध जो है, यहाँ पे आपको देखे होंगे, ये मगध जो है अभी वर्तमान में बिहार को कहा जाता है। ये देखिए मगध वैशाली, यही है मगध। ठीक है, ये मगध है, दिख रहा होगा मगध। हाँ चलिए अब वहां पे चलते हैं, मगध का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। ठीक है, मगध के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन के उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं,
जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। अब देखिए मगध में क्या था कि एक भाग उसका जंगल से घिरा हुआ था। उसके बाद वहां का जो राजा होता था वो जंगल से हाथियों को पकड़कर उसको प्रशिक्षित कर युद्ध के लिए तैयार करते थे। और मगध में क्या था कि लौह और अयस्क का एक खादान भी था। ठीक है, एक खदान भी था लौह और अयस्क का। तो ये कहाँ पे था? मगध में ही ये दोनों लौह और अयस्क का खादान भी था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अज्ञात शत्रु, जिसे अजात शत्रु हुए, जिसे अजात शत्रु भी कहते हैं, अज्ञात शत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। तो मूल रूप से दो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, जिसे एक बिंबिसार और दूसरा अज्ञात शत्रु के नाम से जाना जाता है। और एक और भी है महापद्मनंद, एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। ठीक है, फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जिसे हम आधुनिक राजगीर कहते हैं, राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी जो है बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी कि आज वर्तमान का जो है पटना, जिसे हम पाटलिपुत्रा के नाम से जानते हैं, जिसे आज हम पटना के नाम से आधुनिक तौर पे जानते हैं, उसे प्राचीन नाम पाटलिपुत्र ही था, जिसे बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। यानी कि मगध का जो प्रथम राजधानी था वो क्या था? राजगृह यानी कि राजगीर। दूसरा राजधानी क्या बना? पाटलिपुत्र यानी कि पटना। ठीक है, ये बिहार का राजधानी बना। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब देखिए सिकंदर, कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर का इतना क्यों चर्चा है कि वो बहुत राज्यों को जीत चुका था, लगभग वो विश्व विजय, सोचिए ना, उसका संकल्प क्या था, मैं पूरे दुनिया को जीत लूं। तो बहुत क्षेत्रों को जीता। और जब ये भारत में प्रवेश किया तो भारत का जो है आपका उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है उधर से आ रहा था, यानी कि सिंध नदी से होके आ रहा था। तो सिंधु नदी के जो सहायक नदियां हैं 5, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। सिंध नदी की सहायक नदियां कितनी हैं? 5, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। तो जब व्यास नदी के तट पर पहुंचा तो ये सोचा कि मगध के पास यदि हम जाएंगे युद्ध करने के लिए तो उसके पास पैदल सेना बहुत है, हाथी बहुत है, घुड़सवार बहुत है। यदि उससे हम युद्ध करेंगे तो बाय चांस हम हार जाएंगे, इसलिए हम उससे युद्ध नहीं करेंगे, यहीं से हम घूम जाते हैं, यानी कि यहीं से हम रिटर्न चले जाते हैं। इसलिए वह लोग यहाँ से रिटर्न चले गए, युद्ध नहीं किए। मेसिडोनिया का राजा कौन? सिकंदर। सिकंदर कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया का राजा था। अब बज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं किया करते थे। ठीक है, अब देखिए स्त्रियां, दास तथा कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अब देखिए वज्जी जो है वैशाली, देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, ये मैप है ना, इसमें देखिए नीचे मगध है और ऊपर वैशाली है। ठीक है, ये वैशाली की यहाँ पे बात हो रही है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वैशाली वज्जी, यही है वैशाली वज्जी संघ, इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि बिहार में अभी पड़ता है। बज्जी की बात क्या है कि यहाँ का जो राजा होता था ना वो कोई एक राजा नहीं होता था, कोई एक शासक नहीं होता था। गण या संघ में, यानी कि 5, 10, 12, 15, 20, 50 ऐसे राजा होते थे और सभी राजा कहलाते थे। सभी आपस में मिलकर एक फैसला लेते थे। कोई एक फैसला नहीं लेता था, सभी का वहां पे मत होता था, सभी का वहां पे विचार अभिव्यक्त किया जाता था। और फिर सभी का विचार में से जो एक नया विचार उत्पन्न होता था उसको सभी लोग मानते थे। तो गण या संघ इसलिए इसका नाम पड़ता है। इन सभाओं में स्त्रियां नहीं भाग लेती थी, कामकार भाग नहीं लेते थे। ठीक है, इसलिए ये जो राज्य था ये बहुत दिनों तक ऐसे, इसलिए कहते हैं ना प्रजातंत्र की जननी वैशाली। वैशाली को प्रजातंत्र की जननी क्यों कही जाती है? क्योंकि बहुत दिनों तक वहां पे प्रजातंत्र रहा, लोकतंत्र रहा, कभी भी वहां पे राजतंत्र हुआ ही नहीं। ठीक है, इसलिए प्रजातंत्र की जननी वैशाली को माना जाता है। मिलकर चर्चाएं करते थे और दास तथा कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे।
वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। अब देखिए वज्जी संघ के बारे में कुछ यहाँ पे आपको खास बातें दी गई, इसको अवश्य ध्यान में रखकर पढ़ लीजिए। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, इसमें बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं, इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब देखिए एक दीघ निकाय ग्रंथ होता है जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ होते हैं, ये बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ है जो कि 2300 साल पहले लिखा गया था। इसी ग्रंथ में जो है वज्जी के बारे में कुछ व्यक्त है, उसको हम लोग देखते हैं। अजातशत्रु, जिसे हम अजातशत्रु और वज्जी संघ, इसके बारे में जानते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वसस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभा करते रहेंगे, जब तक वे आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, जब तक वे पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, जब तक वे बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, जब तक वे वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, जब तक वह शहरों तथा गांवों में चेतियों का रखरखाव करेंगे, जब तक वह विभिन्न मतावलंबी संतों को जाने आने में सम्मान करेंगे, संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक न लगाएंगे, तब तक वो आजाद रहेगा, उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। ये कौन कहा था? भगवान बुद्ध कहे थे। जब अजातशत्रु जो है यहाँ का शासक था मगध का, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारे पास में ये वज्जी है, छोटा सा है, इसको जीत लूं। तो बुद्ध बोले कि तुम नहीं जीत सकते हो, क्योंकि वो जो है जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभा करते रहेंगे, जब तक मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, तब तक तुम उसे जीत नहीं सकते हो, क्योंकि एकता में बल होती है। ठीक है, तो ये 5-6 पॉइंट है, इसको हमेशा याद में रखिएगा, स्मरण में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ और यहाँ पे अभिव्यक्ति है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। स्वाभाविक बात है, ये जो वज्जी संघ था एक समझिए तो लोकतांत्रिक था, यानी कि इसमें कभी भी जो है इसमें राजतंत्र हुआ ही नहीं। राजतंत्र कब हुआ वो भी आपको बताएगा अभी। ये एक प्रकार से प्रजातंत्र था, इसलिए कहते हैं ना वैशाली, बिहार का जो वैशाली है उसे प्रजातंत्र का जननी कहा जाता है। प्रजातंत्र की जननी वैशाली बिहार, इसलिए कहा जाता है प्रजातंत्र की जननी। ये वो हमेशा प्रजातंत्र ही वहां पे रहा, वहां पे कभी राजतंत्र हुआ ही नहीं, लोकतंत्र ही रहा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपना राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। अब देखिए 1500 साल पहले जो है गुप्त वंश के जो शासक थे, उन्होंने उस पे आक्रमण किया वज्जी पे, और उसको जो है अपने राज्य में शामिल कर लिया। लेकिन उससे पहले वो हमेशा आजाद रहे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। ठीक है, ये जो है आज का जो हमारा पाठ था, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। मुझे आशा है कि ये पाठ जो है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, संज्ञान हो गया होगा। यदि इस पाठ में कोई शंका है, कोई समस्या है, तो अवश्य ही पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम जो है इसका पूर्ण प्रयास करेंगे कि इन पाठों का प्रश्नोत्तरी अवश्य हो। और आप लोग यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह पाठ अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रगणों के पास अवश्य शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली पाठ में अग्रिम अध्याय के साथ, अग्रिम ऐतिहासिक पलों के साथ। तब तक के लिए पुनः एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।